16 जनवरी 2025 हैदराबाद के मीरपेट के रहने वाले एक्स सोल्जर पुट्टा गुरुमूर्ति तकरीबन रात के 10 बजे अपने बाथरूम में अपनी वाइफ पुट्टा माधवी के बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में काट रहे थे और बाद में उन छोटे छोटे टुकड़े को एक पेंट के खाली डब्बे में उबाल रहे थे और बाद में उन उबली हुई बॉडी पीसेस को अपने घर के पास के एक लेक में फेंक दिया। जब गुरुमूर्ति ने पुलिस को अपनी वाइफ माधवी को मारने का कारण बताया तो पुलिस हैरान हो गई कि कोई व्यक्ति इतने छोटे बात में अपनी वाइफ को कैसे मार सकता है। राधे राधे मित्रों, गुरुमूर्ति की वाइफ माधवी रोज़ अपने पेरेंट्स के पास कॉल किया करती थी। ये मान लो कि माधवी की रोज़ की आदत थी, लेकिन 16 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच में एक बार भी माधवी ने अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं किया था। और जब माधवी के पेरेंट्स माधवी को कॉल किया करते थे तो माधवी का फ़ोन स्विच ऑफ था। और ये सब देखकर बिना देर किए माधवी के पेरेंट्स हैदराबाद के लिए निकल गए, लेकिन वो गुरुमूर्ति के घर जाने के बजाय सीधा हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन में गए, क्योंकि गुरुमूर्ति और माधवी के पेरेंट्स के बीच में ज़रा भी बनती नहीं थी। और 18 जनवरी को माधवी के पेरेंट्स ने हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन में माधवी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने गुरुमूर्ति को पुलिस स्टेशन बुलाया और गुरुमूर्ति का स्टेटमेंट लिया। गुरुमूर्ति ने बताया कि 16 जनवरी के रात को माधवी और उसके बीच में एक छोटी सी बात में झगड़ा हो गया था और इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। झगड़ा इस बात के लिए हुआ था कि उसे अपने परिवार के साथ पोंगल मनाना था, जो साउथ इंडियंस का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। लेकिन गुरुमूर्ति ये नहीं चाहता था, क्योंकि माधवी के परिवार वालों के बीच और गुरुमूर्ति के बीच में ज़रा भी बनती नहीं थी। इसीलिए गुस्से में आकर माधवी घर छोड़कर चली गई और माधवी और गुरुमूर्ति के दोनों बच्चे पहले से ही अपने मासी के घर पोंगल मनाने के लिए गए हुए थे। और गुरुमूर्ति का स्टेटमेंट लेने के बाद पुलिस गुरुमूर्ति को छोड़ देती है। ऐसे ही 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ में एक भी सबूत नहीं लगा था, क्योंकि पुलिस इस केस को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी। पुलिस को लग रहा था कि माधवी अपने हस्बैंड गुरुमूर्ति से झगड़ा होने के गुस्से में किसी रिश्तेदार या अपने किसी दोस्त के घर में रुकी होगी, लेकिन पुलिस ये भूल रही थी कि माधवी का फ़ोन स्विच ऑफ था। पर ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और पुलिस को भी टेंशन होने लगा था, क्योंकि माधवी का फ़ोन भी स्विच ऑफ था और वो ना ही किसी अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार के घर में थी। इसलिए पुलिस ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरुआत की और शुरुआत की गुरुमूर्ति से। पुलिस ने नोटिस किया कि गुरुमूर्ति ने जितना बार भी पुलिस को बयान दिया था, उन हर एक बयान में गुरुमूर्ति कुछ चीज़ बताना भूल जाता या उसमें कुछ नया एडअप कर देता, वो भी उस दिन जिस दिन उसकी पत्नी माधवी मिसिंग हुई थी। पुलिस ने एक और चीज़ नोटिस की कि गुरुमूर्ति तब तक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने नहीं आया था जब तक माधवी के पेरेंट्स नहीं आ गए, और माधवी के पेरेंट्स ने ही माधवी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। और ये सब देखकर पुलिस को गुरुमूर्ति के ऊपर शक होने लगा और पुलिस ने अपने अंदाज में गुरुमूर्ति से इन्वेस्टिगेशन किया। और ये इन्वेस्टिगेशन गुरुमूर्ति ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाया और उसने आखिर में ये बता दिया कि उसने ही अपनी वाइफ को मारा था। और जब गुरुमूर्ति ने पुलिस को माधवी को मारने का कारण बताया तो पुलिस हैरान हो गई। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी के रात को माधवी ने गुरुमूर्ति से कहा कि उसे अपने परिवार के साथ पोंगल मनाने के लिए जाना है, लेकिन गुरुमूर्ति ये नहीं चाहता था। गुरुमूर्ति के दोनों बच्चे पहले से ही अपने मासी के घर पोंगल मनाने के लिए जा चुके थे और अब माधवी को भी अपने परिवार के पास पोंगल मनाने के लिए जाना था। और इसी बात में माधवी और गुरुमूर्ति के बीच में झगड़ा हो रहा था और गुरुमूर्ति ये नहीं चाहता था कि माधवी अपने परिवार के साथ पोंगल मनाए, क्योंकि गुरुमूर्ति का माधवी के परिवार के साथ ज़रा भी नहीं बनता था। लेकिन माधवी भी अपने बात पे अड़ चुकी थी और उसे भी अपने परिवार के साथ पोंगल मनाना था। और ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि गुरुमूर्ति गुस्से में आकर अपने हाथ से माधवी का गला पकड़ दिया और इतना ज़ोर से दबाया कि माधवी की उधर ही मौत हो गई। माधवी को मरा हुआ देखकर गुरुमूर्ति बुरी तरीके से घबरा गया, जिसके बाद गुरुमूर्ति की नज़र किचन में रखी हुई एक खाली पेंट के डब्बे पे जाती है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो माधवी के बॉडी को घसीटते हुए अपने वॉशरूम में लेके जाता है
और उन्हें एक चाकू के मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है और बाद में उन टुकड़ों को पेंट के डब्बे पे उबाल देता है और माधवी की हड्डियों को किसी भारी चीज़ की मदद से कूट देता है और उन्हें पाउडर बना देता है और बाद में उन हड्डियों के पाउडर को और कुछ मांस के टुकड़ों को वो वॉशरूम में फ्लश कर देता है और बाकी उबले हुई बॉडी पीसीस को वो अपने घर के पास के लेक में फेंक आता है। और उसके बाद उसने अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया ताकि कोई भी सबूत पीछे ना छूटे। हैदराबाद पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो गुरुमूर्ति को किलर साबित कर सकें, क्योंकि गुरुमूर्ति ने एक भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा था। इसलिए हैदराबाद पुलिस ने अलग अलग स्टेट्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ली थी। हैदराबाद पुलिस को फॉरेंसिक की मदद से कुछ स्किन की टिश्यूज़, कुछ बाल और कुछ हड्डियों के पाउडर भी मिले थे, लेकिन इतना सब काफ़ी नहीं था कि वो गुरुमूर्ति को कोर्ट में किलर साबित कर सके। और जब पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जिस लेक में गुरुमूर्ति ने माधवी के बॉडी को फेंका था उस लेक की जांच कर रही थी, तभी पुलिस को एक मांस का टुकड़ा मिलता है। लेकिन पुलिस को ये पता नहीं था कि वो मांस का टुकड़ा आखिर माधवी का ही था या किसी और जानवर का। इसलिए पुलिस ने उसे फॉरेंसिक के टेस्ट के लिए भेज दिया और 28 जनवरी को फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है और ये मांस का टुकड़ा किसी इंसान का ही था। और जब इस मांस के टुकड़े के डीएनए को माधवी के पेरेंट्स के डीएनए के साथ मैच किया तो वो 100% मैच हो गया और ये साबित हो गया कि वो मांस का टुकड़ा माधवी का ही था। अब हैदराबाद पुलिस के पास माधवी के मांस का रिपोर्ट भी था और साथ ही सारा सामान भी था जिससे गुरुमूर्ति ने माधवी की हत्या की थी। और ये सारा सबूत गुरुमूर्ति को कोर्ट में दोषी साबित करने के लिए काफ़ी था। लेकिन तब भी हैदराबाद पुलिस अभी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और गुरुमूर्ति को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुरुमूर्ति ने 2003 से लेकर 2020 तक आर्मी में काम किया था और साल 2020 में आर्मी के नैब सूबेदार के पोस्ट से रिटायर हुए थे। गुरुमूर्ति अभी के समय में DRDO, जो इंडिया का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिक्योरिटी के पोस्ट में थे। और जैसे इस केस में कोई नई न्यूज़ आते हैं तो इसका अपडेट मैं आपको देते रहूँगा।